हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। एंड आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमने इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च किया हुआ है एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें हम 7 डेज़ में आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट हैं हम आपको मास्टर करा रहे हैं। 80% क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्रीलिम्स में थे लास्ट ईयर वो इसी कोर्स में से पूछे गए थे। सो इट इज़ दैट मच इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर भी हमने ये कोर्स चलाया था, अभी भी हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप CSAT में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं then we have a foundation course for you that is just for 1999 rupees which is running right now। इसमें हम आपको 1-on-1 डाउट क्लियरेंस सेशन देते हैं। इसके साथ साथ एनिमेशंस का यूज़ करके आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है। अगर आपको लगता है कि CSAT में आपको फाउंडेशन का ज़रूरत नहीं है, यू आर स्टिल गुड इनफ इन CSAT, आपको जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप हमारा PYQs वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, CSAT विद PYQs, दैट इज़ जस्ट एट 499 रुपीज़ रनिंग एट 80% डिस्काउंट। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। go on our website www.thelaymanway.com और वहाँ पे जाके इन कोर्सेज़ को आप चेकआउट करिए, है ना, और आप देखिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है, राइट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अपना पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स किसके लिए मिलते हैं? ये बेसिकली एक लिटरेरी ऑनर है ना। तो बेसिकली ये 24 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिए जाते हैं ऐसे चीज़ों को जो इन लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, ऐसे साहित्य या फिर ऐसी चीज़ों को जो ट्रांसलेट की गई हूँ इन लैंग्वेजेस में या एक दूसरे में किसी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हूँ, तो उनको ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड, है ना। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, तो इतना इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकेडमी की बात करें तो उसको 1954 में स्टैब्लिश किया गया था, है ना। इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स भी इसको बोलते हैं, है ना। 24 अवार्ड्स देती है। 22 जो लैंग्वेजेस हैं, जो 24 लैंग्वेजेस हैं उसमें जो 22 जो हैं वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है वही वाली हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और 2 इसमें एडिशनल हैं। कौन कौन सी हैं वो 2? एक है इंग्लिश और दूसरी है राजस्थानी। तो एक है इंग्लिश और दूसरी है राजस्थानी, ये 2 एडिशनल लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हो गया अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट MSME इनोवेशन स्कीम। तो MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। उसमें जो इनोवेशन करेंगे, ऐसे MSME जो इनोवेशन करेंगे उसको हेल्प करने के लिए ये स्कीम है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें? हम प्रमोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे क्रिएटिविटी। किसकी क्रिएटिविटी? MSME सेक्टर की, है ना। तो जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस को लाने के लिए, क्रिएटिव सॉल्यूशंस को लाने के लिए प्रॉब्लम्स पे हम ये स्कीम लाए हैं, है ना। तो ये क्या करेगा? इट विल एक्ट एज अ हब फॉर इनोवेशन एक्टिविटीज फैसिलिटेटिंग एंड गाइडिंग द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज इनटू अ वायबल बिजनेस प्रोपोजिशन दैट बेनिफिट सोसाइटी डायरेक्टली। तो ऐसे आइडियाज़, है ना, जो सोसाइटी को बेनिफिट कर सकते हैं, उसको हम एक वायबल बिजनेस प्रोपोजिशन में गाइड करेंगे ताकि वो एक वायबल बिजनेस प्रोपोजिशन बन पाए, है ना, प्रॉफिट भी तो आ पाए, ठीक है। इसके अंदर 3 स्कीम्स हैं। पहला है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है? जैसे आपको पता होगा जब नया बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको पहले एक ऐसे क्लोज इन्वायरमेंट में रखा जाता है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, एकदम बाहर नहीं लाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर क्या बेसिकली करता है कि अभी सिंस ये जन्म लिया उस बच्चे ने, तो डायरेक्टली अगर हम एक्सपोज कर देंगे इन्वायरमेंट में तो हो सकता है प्रॉब्लम हो उसको एडजस्ट करने में, हो सकता है ही इज़ नॉट रेडी फॉर दैट, उसकी बॉडी एक्सेप्ट ना करे उस चीज़ को, है ना। तो इंक्यूबेटर में रखते हैं थोड़े टाइम के लिए ताकि उसकी बॉडी नॉर्मल होने लगे, थोड़ा स्टेबल हो जाए, उसके बाद हम उसको एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हैं। तो यही होता है स्टार्टअप्स के साथ भी। स्टार्टअप्स भी जब पहले होते हैं, अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, कुछ पता नहीं रहता क्या करना है कैसे करना है, तो उनको इंक्यूबेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इंक्यूबेटर में यही होता है कि उनको गाइड किया जाता है, मेंटर किया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है ना। हर बिजनेस के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट है, पेड अप कैपिटल इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें इस स्कीम के थ्रू इंश्योर करी जाती हैं कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे 15 लाख रुपए का पर आइडिया, और अगर आप प्लांट वगैरह लगा रहे हो तो उसमें हम 1 करोड़ का देंगे, है ना। हम प्रमोट करेंगे कि आप अच्छी टेक्नोलॉजीज़, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको आप इंटीग्रेट करिए अपने MSMEs में, है ना। और जो ऐसे आइडियाज़ जो वैलिडेशन स्टेज पर है ना, तो इनिशियल आपके पास आइडिया आता है, फिर आप उसको वैलिडेट करते हो कि भाई आपको कस्टमर पे करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद अर्ली ट्रैक्शन आता है, अर्ली ट्रैक्शन के बाद आप स्केल करते हो स्टार्टअप को, है ना। तो वैलिडेशन ऑफ आइडियाज़ मतलब बेसिकली जब आप वैलिडेट कर रहे हो अपने आइडिया को, तो उसमें आपको टेक्नोलॉजी इंक्यूबेट करनी है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, और ऐसे स्टार्टअप्स को ये मदद करेगा जो वैलिडेशन स्टेज में है बेसिकली, है ना।
उसके बाद डिज़ाइन की बात करें, ये तो इंक्यूबेशन हो गया। अब डिज़ाइन की बात करते हैं। तो डिज़ाइन में क्या है कि इट एम्स टू ब्रिंग द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड डिज़ाइन एक्सपर्टीज़ ऑन टू द कॉमन प्लेटफॉर्म, है ना। तो जितनी भी ऐसी MSMEs हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डिज़ाइन में जिन्होंने महारत हासिल करी हुई है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, है ना। और जो ऐसे स्टार्टअप जो काम कर रहे हैं उनको भी उस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। कितने रुपए का? 40 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स के लिए, और 2.5 लाख का फॉर स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स, है ना। तो स्टूडेंट अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहा है तो उसको 2.5 लाख रुपए का ग्रांट मिलेगा, है ना। इस टाइप से ये है। उसके बाद तीसरा आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो IPR जो होते हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपने कोई पेटेंट करा रखा है ना, ट्रेडमार्क है, वो उन सबको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। इट एम्स टू इंप्रूव द IP कल्चर इन इंडिया विद द व्यू टू एनहांस द अवेयरनेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अमंग्स द MSMEs एंड इनकरेज क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल एंडेवर इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो IP राइट्स को बेसिकली IP राइट्स के बारे में अवेयरनेस हम इसमें बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका IPR राइट्स। इसके बाद इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 5 लाख रुपए का फॉरेन पेटेंट के लिए, है ना, और 1 लाख रुपए का डोमेस्टिक पेटेंट के लिए। 2 लाख रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा GI रजिस्ट्रेशन के लिए, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना, और 15,000 डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना, और 10,000 रुपये ट्रेडमार्क के लिए दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिम्बर्समेंट। तो ये सारी चीज़ें इस स्कीम के अंदर हैं। क्या है नाम स्कीम का? MSME इनोवेशन स्कीम, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में। तो नाम में ही पता चल रहा है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रूरल एरियाज़ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करेंगे, है ना। कैसे इनकरेज करेंगे? आप ट्रेन करोगे पहले उन लोगों को, तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हम सेटअप करेंगे जो रूरल में जाके रूरल एरियाज़ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बढ़ाएंगे, ताकि उन ट्रेन करके बेसिकली वहाँ के लोगों को ट्रेन करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो इंटरप्राइजेज़ हैं उनको बेसिकली प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो इसमें क्या है, न्यू बैचेस ऑफ वुमेन सेंट्रिक कोर्सेज वर स्टार्टेड बाय RSETIs अक्रॉस द कंट्री। तो नया बैच स्टार्ट हुआ है, इसीलिए न्यूज़ में था। 3-वे पार्टनरशिप प्रोग्राम में किसका है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक्स। तो बैंक्स भी इसमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब बैंक को इसमें ये बोला गया कि आप भाई कम से कम एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलिए। कौन सा इंस्टीट्यूट? यही वाला रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप कम से कम एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट में, पर डिस्ट्रिक्ट आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलिए जिसमें आप रूरल जो यूथ हैं उनको आप ट्रेन करोगे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के एक्टिविटीज़ को लें, करें उनको, और अपने वेंचर को इस्टेब्लिश करें, है ना। तो RSETI प्रोग्राम्स रन्स विद एन अप्रोच ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड लॉन्ग टर्म हैंड होल्डिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, है ना। तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कराएंगे ये लोग, है ना। उसके बाद लॉन्ग टर्म हैंड होल्डिंग कराएंगे एंटरप्रेन्योर्स की, है ना। जैसे आप, अगर आपको पता हो जैसे PMEGP लोन है ना, तो PMEGP जो लोन होता है, जब आप अप्लाई करने जाते हो PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाला जो लोन होता है, इसमें 10 लाख का आपको ग्रांट मिलता है, ग्रांट बोल रहा हूँ, लोन मिलता है सर्विस सेक्टर में, और अप टू 25 लाख मिलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, है ना। तो इसमें जब आप अप्लाई करने जाओगे ना, तो इसमें आपसे मांगता है EDP ट्रेनिंग। EDP ट्रेनिंग ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो आपको मैंडेटरी करना पड़ता है ना, तभी आपका लोन का जो वो होगा वो सैंक्शन होगा। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप अगर लोन उठा रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो आप ऐसा नहीं कि बस बैठे हुए हैं हवा हवाई में लोन उठा लिया, है ना। आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। तो इस ट्रेनिंग के थ्रू आपको सारी चीज़ें जो है ना वो बताई जाती हैं। ये मैंडेटरी होता है करना, है ना। तो अगर आप जब ये अप्लाई कर देते हो लोन के लिए, तो फिर ये आपको जो ट्रेनिंग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, EDP ट्रेनिंग, है ना। वैसे अगर अलग से करनी है तो आपको इसका पैसा पे करना पड़ता है, 2,500 रुपये है लगभग शायद, है ना। तो ये सब इसमें चीज़ें हैं। तो सरकार चाहती है कि पहले ट्रेन करें हम आपको, उसके बाद आप आपकी हैंड होल्डिंग करें शुरुआत में, जैसे इंक्यूबेशन होता है ना, पहले हम आपको ट्रेनिंग दें, उसके बाद आप जाके अपना एंटरप्राइज में उसको इम्प्लीमेंट करिए, है ना। ऐसे ही आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर पाओगे, राइट। एलिजिबिलिटी क्या है? रूरल पुअर यूथ बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45 ईयर्स आर एलिजिबल टू ज्वाइन द ट्रेनिंग, है ना। तो 18 से 45 साल के बीच में जो रूरल यूथ हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स कन्वेंशन के बारे में। तो अभी देखो ये पीछे से कंटिन्यू है, यहाँ पे एक बार RSETI के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल वाला यहाँ पे है, ये छूट गया था थोड़ा पीछे, है ना। तो सिग्निफिकेंस के बारे में जब हम RSETI के बारे में बात करते हैं, है ना, तो ये दे हैव बिकम एस्टैब्लिश्ड एज पायनियर्स इन कैप्चरिंग द एस्पिरेशंस ऑफ रूरल यूथ एंड टर्निंग देम इनटू अ प्रॉफिटेबल एंटरप्रेन्योर्स बाय ट्रेनिंग देम इन द डोमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो बेसिकली रूरल एरियाज़ में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए ये इंस्टीट्यूट सेटअप हो रहे हैं, है ना। The program is currently being implemented in 28 states, 7 UTs with 585 functional training institutes sponsored by 23 leading banks, है ना। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, कि भाई 28 स्टेट्स में है, 7 UTs में है, ऐसे कोई पूछने वाला नहीं है, बट ठीक है हम पढ़ रहे हैं तो एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स कन्वेंशन के बारे में, है ना। तो इंडिया ने एम्फेसाइज़ किया है कि भाई ये वाला जो वेपन कन्वेंशन है इसको फॉलो करा जाए, है ना। जो अभी यूक्रेन और रशिया का प्रॉब्लम चल रहा है उसमें, है ना। तो अभी
इट वॉज, ये जो वेपन कन्वेंशन है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसको नेगोशिएट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, है ना। सिग्नेचर के लिए 1972 में ओपन हुआ था, है ना, और फोर्स में आया 1975 में, है ना। ये क्या करता है, ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्यूजेशन, ट्रांसफ़र, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज़ ऑफ जितने भी बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स हैं उसको, है ना। तो इन सारे जो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स हैं इसके प्रोडक्शन को, डेवलपमेंट को, एक्यूजेशन को, ट्रांसफ़र को या फिर स्टॉक पाइलिंग को मतलब आप स्टॉक करके भी नहीं रख सकते, उन वेपन्स को ये प्रिवेंट करता है ना। अगर कोई स्टेट या एजेंट ये if a state possesses any agent, toxin or delivery system for them, they have 9 months from entry into the force of the treaty to destroy their stockpiling or divert them for peaceful use। अगर किसी स्टेट के पास ऐसा कुछ है जो पीछे हमने डिस्कस किया, ऐसा कोई सिस्टम है जिसके थ्रू वो स्टोर कर रहा है या ऐसा कुछ भी चीज़ है जिसके थ्रू उसके पास एक्सेस है, तो उसको वो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या फिर उसको उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल जो वेपन है उसको वो पीसफुल यूज़ में लगाए, है ना। इसकी मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो 183 स्टेट पार्टीज़ हैं, 4 सिग्नेटरी स्टेट्स हैं, इंडिया भी इसका पार्टी है, ये याद रखना, इंडिया इसका पार्टी है। 10 स्टेट्स हैं ऐसे जिन्होंने इसको ना तो साइन किया है ना ही रेटिफाई किया है। उनमें कौन कौन है, चैड है, कॉमरोस है, डिजिबूती है, एरित्रिया है, इजराइल है, किरिबाती है, माइक्रोनेशिया है, नामीबिया है, साउथ सूडान है और तुवालू है ना। ये सारी जो स्टेट्स हैं इन्होंने इसको ना ही रेटिफाई किया है ना ही इसको साइन किया है ना। ये पहला ऐसा मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जो एंटायर कैटेगरीज ऑफ जो वेपन्स होते हैं मास डिस्ट्रक्शन के उसको प्रिवेंट करता है ना, उसको बैन करता है बेसिकली। तो ये एक पहला ऐसा ट्रीटी है, ये आपको याद रखना है। कौन सा है, बायोलॉजिकल टॉक्सिक वेपन्स, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं और सोहराई पेंटिंग के बारे में बात करते हैं, है ना। तो सोहराई पेंटिंग क्या है, ये एक इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म है जो ट्राइबल वुमेन प्रैक्टिस करती हैं, कहाँ पे, हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में, है ना। तो झारखंड में प्रैक्टिस होती है, ये ध्यान रखना। कौन सा स्टेट है, झारखंड, है ना। तो झारखंड इसका स्टेट है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग में, झारखंड इसका स्टेट है जहाँ पे ये प्रैक्टिस होती है। अब इस पेंटिंग में होता क्या है, इस पेंटिंग को मड वॉल्स पे किया जाता है ना। और इस पेंटिंग का मकसद ये होता है कि भाई हम जो कैटल हैं, उनके पशु हैं उनको वो सेलिब्रेट करते हैं और हार्वेस्ट को ये लोग वेलकम करते हैं, है ना। तो इसमें वुमेन क्या करती हैं, वो अपने हाउसेस को क्लीन करती हैं, डेकोरेट करती हैं, जैसे हम लोग दिवाली पे सफाई वफाई करते हैं ना, डेकोरेट करते हैं, वैसे ये लोग इस टाइम पे करती हैं, है ना। और अपने जो दिवाले हैं उसको ये सोहराई आर्ट से पूरा बनाती हैं, है ना। ये जो आर्ट है ये 10,000 से 4,000 BC से ही चलती आ रही है ये, है ना। इट वॉज प्रेवलेंट इन मोस्टली इन केव्स बट शिफ्टेड टू द हाउसेज विद मड वॉल्स। तो केव वेज में ये पेंटिंग होती थी, है ना। तो ये याद रखना कि कहाँ की है, ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड की है ना, झारखंड की है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मधुबनी पेंटिंग है ना, तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है बताओ ज़रा, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है कमेंट करके बताना कहाँ पे है। तो ऐसे आपको पूछ लेंगे, आपको यहाँ पेंटिंग्स दे देंगे, यहाँ पे स्टेट दे देंगे, बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो इस टाइप से आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। इसमें जो लोग हैं वो अपनी वॉल को वाइट मड से कोट करते हैं, है ना। वाइल द लेयर इज स्टिल वेट दे ड्रॉ विद देयर फिंगरप्रिंट्स ऑन इट, है ना। तो मतलब जैसे जब वेट होती है ना तभी वो अपना डिज़ाइन बना देते हैं, ताकि जब सूखे वो तो अलग सा वो दिखे, है ना, अलग से वो कार्व आउट दिखे उसमें। तो सोहराई खोवर जो पेंटिंग है इसको GI टैग मिल चुका है 2020 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। सोहराई जो खोवर पेंटिंग है इसको क्या मिल चुका है, GI टैग मिल चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, दैट इज़ मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन कुछ नहीं होता है, नॉर्मल चीज़ होता है कि इसमें ये WTO का है कि इसमें आप अगर जो एक देश के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो वो आप सब देश के साथ करोगे। जैसे मान लो अगर इंडिया जापान के किसी प्रोडक्ट पे 10% टैरिफ लगाता है तो वो हर देश पे 10% टैरिफ लगाएगा, दैट इज़ कॉल्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन, है ना। अगर वो किसी के ऊपर 10% नहीं लगा रहा है तो उसका मतलब है कि उसने वो मोस्ट फेवर्ड नेशन उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ रिवोक कर चुका है, वो अब नहीं मानता है उस कंट्री में, है ना। तो जो अब पढ़ लेते हैं इस बारे में। तो US है, यूरोपियन यूनियन है, ब्रिटेन है, कनाडा और जापान है ना। ये लोग प्लान कर रहे हैं कि वो रशिया के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है उसको ये लोग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि रशिया ने इन्वेट किया है यूक्रेन पे, है ना। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जापान जो बाकी कंट्रीज़ को जैसे ट्रीट करता है अब वो रशिया को वैसे ट्रीट नहीं करेगा, है ना। जो WTO है उसमें जो 164 मेंबर्स हैं उन्होंने कमिट किया है कि भाई वो MFN को फॉलो करेंगे, है ना। कमिट टू ट्रीटिंग ईच अदर टू अदर मेंबर्स इक्वली सो दैट दे ऑल कैन बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर्स लोएस्ट टैरिफ्स, है ना। हाईएस्ट इंपॉर्टेंट कोटास एंड फ्यूएस्ट ट्रेड बैरियर्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितने भी WTO के 164 मेंबर्स हैं वो सारे अपने जो WTO के मेंबर्स हैं उनको बराबर ट्रीट करेंगे, है ना, किसी को एडिशनल बेनिफिट नहीं देंगे, है ना। अनलाइक ये नाम में अगर आपको दिख रहा होगा, नाम में ऐसे लिखा है मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब किसी नेशन को आप ज़्यादा फेवर कर रहे हो, है ना, तो नाम के हिसाब से नहीं है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये है कि आप सारे नेशंस को बराबर से ट्रीट करोगे, है ना, ये मतलब होता है।
ये प्रिंसिपल क्या है? दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रिंसिपल इज ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है किसी नेशंस के बीच में, है ना। इसको हम बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। इट डज फॉर्मली अलाउ द वेस्टर्न एलाइज टू इंक्रीज द इम्पोर्ट टैरिफ्स और इम्पोर्ट कोटाज ऑन रशियन गुड्स और इवन बैन दैम एंड टू रेस्ट्रिक्ट सर्विसेज आउट ऑफ द कंट्री, है ना। तो ये सब बैन वगैरह ये लोग रशिया के ऊपर लगा सकते हैं, है ना, उनके गुड्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट 1954 हेग कन्वेंशन। तो यूनेस्को जो है वो कॉन्टैक्ट में है यूक्रेन अथॉरिटीज़ के साथ। ये हेग कन्वेंशन को ये लोग बेसिकली लगा रहे हैं इसमें कि भाई जो रशिया है, अब ये बोलता क्या है, जो रशिया है वो यूक्रेन के जो ऐसे कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा हेरिटेज इंपॉर्टेंट्स है, उस पर अटैक नहीं करेगा, है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं हेग कन्वेंशन के बारे में, है ना। ये हेग कन्वेंशन पहले हम देखते हैं कि करता क्या है। व्हाट इज़ एम ऑफ दिस हेग कन्वेंशन? इट प्रोटेक्ट्स द कल्चरल प्रॉपर्टी such as monuments of architecture, art, history, archaeological sites, work of art, manuscripts, books, and other objects of artistic, historical, or archaeological interest, as well as scientific collections of any kind, regardless of this origin or ownership. तो इन जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, आर्ट है, आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, मोन्यूमेंट्स हैं, है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, बुक्स हैं, इन सबको ये प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? हेग कन्वेंशन, ठीक है। इंडिया इसका पार्टी है, ये ध्यान रखना, इंडिया इसका पार्टी है, इंडिया इज अ पार्टी टू हेग कन्वेंशन। और ये कब आया था? 1954 में आया था, है ना। जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो नोन एज द हेग कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन 1954 इन द ऑस्पिशीज ऑफ यूनेस्को, है ना। तो इस ये है क्या, बस इसका नाम याद रखो, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। तो कल्चरल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेग कन्वेंशन है ना। अभी ये है कि इसके अंदर एक आता है ब्लू शील्ड एम्बलम, ठीक है। तो ब्लू शील्ड एम्बलम देने का मतलब ये है कि आप उस पर्टिकुलर कल्चरल साइट्स को अटैक नहीं कर सकते, है ना। तो ये बेसिकली जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, जैसे अभी हो रहा है यूक्रेन में, रशिया ने अटैक कर दिया, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना, जो डैमेजेस हो जाते हैं एक्सीडेंटल, मतलब इसका मतलब ये है कि वो जो ब्लू शील्ड एम्बलम वाले मॉन्यूमेंट्स होते हैं उस पर आप अटैक नहीं कर सकते, उस पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए ये होता है ब्लू शील्ड एम्बलम, है ना। तो ये इसका लोगो है, ये देखो इस टाइप से रहता है ब्लू शील्ड एम्बलम, ये उनका लोगो है। इसको फाउंड किया गया था 1966 में। एक इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेरिटेज को प्रोटेक्ट करती है ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसको लगाया जाता है, ब्लू शील्ड एम्बलम इसका मकसद है, ये है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये इसका मकसद, ये ध्यान रखना, अगर न्यूज़ में आ जाए, मतलब क्वेश्चन में आ जाए कि ब्लू शील्ड एम्बलम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एकदम आग बंद करके मार के आना कि भाई हमको हेरिटेज जब प्रोटेक्ट करना रहता है आर्म कॉन्फ्लिक्ट का टाइम, तो ब्लू शील्ड एम्बलम का प्रावधान आता है ना। डांडी मार्च के बारे में बात करते हैं, अगला चलते हैं और डांडी मार्च के बारे में बात करते हैं। तो महात्मा गांधी, ये तो पता है, सबको पता है, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी और उनके जो 78 फॉलोअर्स हैं उन्होंने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था और डांडी तक पहुँचे थे, और सॉल्ट पे जो टैक्स है उसको उन्होंने तोड़ दिया था, है ना, जो लॉ था सॉल्ट पे उसको तोड़ दिया था। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम इसको बोलते हैं कि उन्होंने डिसोबे कर दिया था उस लॉ को जो ब्रिटिशर्स ने लगाया हुआ था, है ना। तो 5 अप्रैल को ये डांडी पहुंचे थे, उन्होंने लॉ को ब्रेक कर दिया था। इसके बाद ये धरसना सॉल्ट वर्क जाने वाले थे, वहाँ पे भी लॉ को ब्रेक करने के लिए, बट इनको अरेस्ट कर दिया गया था, है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्ट को क्यों चूज़ किया गया, है ना। ये सब पढ़ते हैं हिस्ट्री में, सॉल्ट को इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि सॉल्ट हर कोई खाता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई भी तबके का आदमी हो, है ना, कोई भी तबके की फैमिली हो, कोई भी क्लास की फैमिली हो, हर कोई को नमक तो चाहिए, खाने में नमक तो चाहिए। तो इन्होंने ये इसलिए चूज़ किया ताकि हम पूरे इंडिया को एक साथ यूनाइट कर पाएँ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम सबको एक साथ ला पाएँ, इसीलिए इन्होंने सॉल्ट को चूज़ किया था, है ना। अब इसके बाद आपको याद है कि भाई इसमें बहुत सारे वुमेंस डिप्रेस्ड क्लासेस लोगों ने साथ में आए थे, बहुत हर जगह इंडिया में ये चला था, है ना, सॉल्ट सत्याग्रह जिसको बोलते हैं। 1931 में महात्मा गांधी को रिलीज़ किया गया, है ना, और उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, अगर आपको याद हो, है ना। तो इसमें गांधी जी ने कुछ डिमांड्स रखी थी जिनको इरविन ने माना था, कुछ डिमांड्स को नहीं माना था, जैसे भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स को रिलीज़ करो, ये वाला उन्होंने नहीं माना था। बाकी उन्होंने ये मान लिया था कि भाई ठीक है, आप जो कोस्टल एरियाज़ में जो विलेजेस हैं वो सॉल्ट वहाँ से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसको सुखा के अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना। राइट टू पिकेटिंग मिल गया था, है ना। उसके बाद जो भी जो फाइन्स थे, जो लैंड्स थी उनको वापस दिया जाना था, फाइन्स थे उनको भी रेमिट किया जाना था, रेमिशन ऑफ फाइन्स था, है ना। जो भी ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जो इन्होंने वायलेंस नहीं किया था उनको रिलीज़ करने की बात की गई थी, करेक्ट। तो ये सब गांधी इरविन पैक्ट के पॉइंट्स थे, है ना। इसको एक बार जाके आप रिवाइज करना, गांधी इरविन पैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी और बार बार पूछने का चांसेस है। तो गांधी इरविन पैक्ट इज़ इंपॉर्टेंट, जाके उसको एक बार रिवाइज करना, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये क्या लिखा है, सिलीप्सी मुपोदी बिदेनी,
ये जो टफ सा नाम है ना, इसके बारे में बात है। ये एक ऐसा क्रीचर है ना। तो ये बेसिकली फैमिली को किस फैमिली में आता है, वैम्पायरोपॉड्स, वैम्पायरोपॉड्स है ना, वैम्पायरोपॉड्स की फैमिली में आता है, जो कि एक ऑक्टोपस, जिसमें ऑक्टोपस ही बेसिकली इसी उसमें आते हैं ना। तो इसमें इसका क्या है, स्पीसीज का, इसके 10 आर्म्स हैं, 10 इसके हाथ हैं, जिसको वो यूज़ करता है प्रे को कैप्चर करने के लिए। तो इसमें अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर सा वर्ड है बिदेनी, ये न्यूज़ में था, ये क्या है ना। तो ये एक टाइप का आप समझ लो ऑक्टोपस फैमिली का है, वैम्पायरोपॉड्स टाइप का ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ है जो जिसके 10 फंक्शनल आर्म्स है ना। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं जेनेवा कन्वेंशंस के बारे में, है ना। तो जेनेवा कन्वेंशन किस लिए है, ये हम पहले भी बता चुका हूँ मैं पिछले शायद लेक्चर में, कि ये कन्वेंशन क्या करता है, ये नॉन कॉम्बेटेंट्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है ना। तो इसमें 4 ट्रीटीज़ हैं जेनेवा कन्वेंशन में। तो पहला क्या बोलता है, पहला ये बोलता है कि ये जो वुंडेड हैं, जिनको चोट वगैरह लग गई है, जो जैसे हाथ वाथ पे गोली लग गई है ना, और जो 6 सोल्जर्स हैं उनको प्रोटेक्शन ग्रांट करता है इसका पहला ट्रीटी, है ना। वॉर के टाइम इनको प्रोटेक्शन ग्रांट करेगा। सेकंड वाला क्या बोलता है, सेकंड वाला ये बोलता है कि इट प्रोटेक्ट्स द वुंड, सिक एंड शिप रेक्ड मिलिट्री पर्सनल एट सी ड्यूरिंग वॉर। तो जो जब सी के थ्रू लड़ाई होती है ना, तो उसमें जो मान लो किसी की शिप को डिस्ट्रॉय किया गया, तो उसमें लोग इंजर होंगे ना, उनके लिए जो वुंडेड हैं, जो सिक हैं, मिलिट्री पर्सनल्स, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। थर्ड बोलता है कि जो प्रिजनर्स और वॉर हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो थर्ड ट्रीटी इसकी बताती है। चौथी ट्रीटी क्या बताती है, चौथी ट्रीटी सिविलियंस इंक्लूडिंग ऑक्यूपाइड टेरिटरी, जो जिस टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया गया है ना, जिस टेरिटरी ने किसी दूसरी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया होगा है ना अटैक करके, तो उनके जो सिविलियंस हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, वो चौथी ट्रीटी में है ना। इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है 196 स्टेट्स ने, ऑलमोस्ट सारे ने किया है ना। तो जितने भी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं वो सारे ने जेनेवा कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया जेनेवा कन्वेंशन, और आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे, मार्च करंट अफेयर्स आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelemanway.com, और CSAT और इकोनॉमिक्स का कोर्स चेकआउट करना मत भूलिएगा, है ना। चलिए, आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हार्डवर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच, बाय।